हेलो एवरीवन। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर 1 जो था वो टी रेशियोज़ पर था। अभी उससे आगे फर्दर उसका एंगल है, मतलब लेक्चर है। जैसे पिछली बार हमने 8.1 को जो है कंप्लीट करा था, इस बार हम 8.2 टारगेट करेंगे, एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, ये वाले लेक्चर के बाद पूरी एक्सरसाइज 8.2 पूरी बन जाएगी। अब ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर इस पे है, जैसे पिछला था सिर्फ इतने पे, टी रेशियोज़ पे। अब उससे आगे पर्टिकुलर एंगल्स देखेंगे। वो खाली टी रेशियोज़ एक जनरल बात कर ली थी कि टी रेशियोज़ होता क्या है। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर एंगल आ जाएंगे, जैसे साइन 30, कॉस 30, टेन 30, तो वैसे। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन हैं इसके, कुछ एन सी आर टी बेस्ड होंगे, कुछ एन सी आर टी के होंगे एक्सरसाइज 8.2 के। और सबसे एंड में ये है कि टी रेशियोज ज्योमेट्रिकली कैसे निकालते हैं। जैसे साइन 30 है, ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू सबको मालूम है, 1/2 होती है। लेकिन इसे ज्योमेट्रिकली ड्राइव कैसे करते हैं, तो ये कभी कभी बोर्ड्स में अक्सर पूछता है ये। जो बच्चों को कहता है कि साइन 30 की वैल्यू निकालिए ज्योमेट्रिकली, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है कि ज्योमेट्रिकली कैसे निकालते हैं। बच्चे खाली टेबल याद करके चले जाते हैं, उससे काम नहीं होता। तो ज्योमेट्रिकली निकालना सिखाया है इसमें टी रेशियोज। तो सबसे लास्ट में ये करेंगे, क्योंकि ये छोटा सा ही पार्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15 मिनट लगेंगे मुश्किल से। पिछली वीडियो कुछ एक एक घंटे की आई थी, तो मतलब उसका ये था एक एक घंटे का, क्योंकि ये एन की एक्सरसाइज भले ही एक हो, कि जैसे एन 8.1 थी, अब ये 8.2 है, तो उस पर एक एक घंटे की, डेढ़ डेढ़ घंटे की लेक्चर्स की हुए हैं। क्योंकि ये जो मैं एक्सटर्नल बुक से करा रहा हूँ, तो इसमें ये पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं। जैसे वो वाला था, वो पूरा एक चैप्टर था। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा हो, या आर डी शर्मा पढ़ रहा हो, या आर एस अग्रवाल पढ़ रहा हो, तो उसमें वो देखेगा कि जो पिछला लेक्चर था वो पूरा एक उस पर था, एक चैप्टर था उस पर पूरा एक्सटर्नल। हर बुक में जो अच्छी किताब होगी, आर एस होगी, आर डी, उसमें एक्सटर्नल एक चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री 4 उसमें है। तो उसके हिसाब से हम करा रहे हैं। अब जैसे ये दूसरी मेरे पास जो किताब है एन के अलावा, इसमें जो है अगला चैप्टर ये है, टी रेशियो टू सम पर्टिकुलर एंगल। तो अब इस पर है पूरा कहानी। तो ऐसे करके 3-4 चैप्टर हैं, वो उस चक्कर में वो वीडियो एक एक घंटे करीब खिंच जाती है। तो बस यही है इसमें। अब इसे करते हैं शुरू, टी रेशियोज। एक बार देख लूँ विजिबल आ रहा है एंगल। हाँ, एकदम सही है। टी रेशियो तुमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। जैसे उसमें दिक्कत है, वो पिछले लेक्चर जाके देख सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यही वाला लेक्चर देखना है इसी का, कहीं से भी कुछ भी बस सीख के आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, या किताब से पढ़ने जिन्हें पता नहीं है। तो इस वाले में हम पर्टिकुलर एंगल्स की बात करेंगे। अब क्लास 10th में पर्टिकुलरली थोड़े से ही एंगल है, जैसे 0 डिग्री, ये सब कॉमन एंगल है जो हर जगह यूज़ होंगे। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री में एंगल। आगे जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें रेडियन में भी आ जाते हैं एंगल। रेडियन में कुछ कुछ लोग बता भी देते हैं 10th में ही, लेकिन 10th के बोर्ड के हिसाब से रेडियन के एंगल की इतनी कहीं ज़रूरत पड़ती नहीं है। जहाँ पड़ी की ज़रूरत है क्वेश्चन में तो बता देंगे साइड में थोड़ा सा कि रेडियन में ऐसे ऐसे होता है। एंगल को नापने की बस यूनिट अलग अलग है, ये यूनिट हम डिग्री में ले रहे हैं, और दूसरी यूनिट जो होती है वो रेडियन में होती है। तो फ़र्क वही है, एंगल यही आएंगे, 0, 30, 45, 60 और 90। तो इसी पे पूरी टेबल है 10th में, कोई एक्सटर्नल दूसरा नहीं है। जैसे एंगल 37 डिग्री भी होता है, एंगल 53 डिग्री भी होता है। ये 11th 12th में बहुत यूज़ होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अलग अलग जगह 37, 53, इनका एक अलग, मतलब एक ट्राइंगल है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ते हैं, यहाँ पता था, पिछले लेक्चर में देखा हमने, ये 90 डिग्री है। तो ये 0, 30, 45 जो बात हो रही है, वो अभी तक ये जो थीटा था, अब इसके पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू आ गई। अब ये अगर कभी 30 भी हो सकता है, तो ये 30 का ट्राइंगल मान लो। अब जैसे अगर 60 का ट्राइंगल बनाना है, तो वैसा बनेगा थोड़ा सा। ये तो आइडेंटिकल सा लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं। ठीक है, और लंबा कर देंगे इसे। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ है। जैसे ये 30 इतना है, तो 60 ऑब्वियसली बात है, तो थोड़ा ज़्यादा उठा होगा, तो ये 60 डिग्री का एंगल है। ऐसे सीधे सीधे 90 भी पहुंच जाता है, लेकिन 90 की कोई ज्योमेट्रिकल वैसा इंटरप्रिटेशन बताई नहीं गई है, 10th में तो नहीं है। ज़ीरो का अगर बनाना है, तो ज़ीरो का कुछ ऐसे मैंने पिछले बार भी बताया था, ज़ीरो का बहुत छोटा एंगल बनता है। जैसे ये एंगल है, ये थीटा, अब ये 0 डिग्री कह देंगे हम इसे। मतलब 0 डिग्री इतना छोटा एंगल है, ऐसा लगा उठा ही नहीं है। एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर अगर शिफ्ट करते हैं किसी लाइन, ये जैसे ये वाली सबको पता है, आर्म होती हैं ये, तो ऐसे करके जो आर्म खुलती है तो उसे एंगल सबटेंड होता है। तो ये 0 डिग्री बिल्कुल ना के बराबर होता है, इसे अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो कह देते हैं। एंगल ये भी होता है कुछ पॉइंट में, हो सकता है ये भी एंगल, ज़रूरी ऐसा नहीं है बिल्कुल पॉजिटिव प्योरली ज़ीरो है, इसे नियरली ज़ीरो मान लेते हैं। तो ऐसे करके ये एंगल है, 60 भी है, 45 बनेगा, ऐसे ही। ठीक है, अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ये 60 है, ये 90 है, तो ये वाला 30 हो जाएगा। ठीक है, तो देखने का तरीका है।
तो हम हमेशा ये वाली ट्राइंगल की बात करते हैं। अब एंगल क्या होता है, पिछले लेक्चर में बताया था, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का जो होता है उसे हम थीटा मानते हैं। तो अब बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में, मतलब अगर थीटा ये है तो बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा। अगर थीटा हमने ऊपर माना है, जैसे यहाँ 30 मान ले रहे हैं, तो इस बार बेस ये नहीं होगा, इस बार बेस होगा ये वाला, और ये कंसिडर होगी परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। ऐसे ही इसमें, ये वाले में भी यही चीज़ है, यही सीन है। जैसे अगर इसे थीटा मान के करते हैं सवाल को, तो इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस कहेंगे, क्योंकि थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का एंगल। और इसे थीटा ना मान के इसे थीटा मानेंगे, तो इस बार ये बेस हो जाएगा और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, ये लाइन टाइट जैसा, ये हाइपोटेन्यूज सेम रहता है। बेस और परपेंडिकुलर में इंटरचेंज होता रहता है, जैसे जैसे हम थीटा इंटरचेंज करते हैं। थीटा सिर्फ दो ही जगह आ सकता है, एक इधर एक इधर, क्योंकि इधर तो 90 रहेगा हमेशा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में। अब पर्टिकुलर एंगल से क्या मुराद है कि 30, 45 इनकी कुछ वैल्यू होती है। जैसे अगर देखें साइन 30 की क्या वैल्यू होगी, वो होगी 1/2, ठीक है। कॉस 30 की क्या वैल्यू होगी, ये डिग्री में, ये होगी √3/2। तो ये सब लर्न करनी पड़ती हैं। कई लोग इसकी ट्रिक भी बताते हैं। तो कोई एक, अगर एक भी लाइन याद हो जाती है तो पूरी टेबल जो है हमें याद हो जाती है। अब इसकी टेबल बना ले रहे हैं डायरेक्ट। जैसे इधर मानते हैं हम थीटा, इधर लिखते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, ये बन गया। हम ये एंगल लिखेंगे, जैसे टेबल सही बन गई, 0, हाँ सही है, 0, 30, 45, 60, 90। सही आ रही है, हाँ सही। ये लाइन सीधी करते रहें थोड़ी देर। हाँ अब सही आ रही होगी, सही है। ये डिग्री में सारे 45, 60, 90, 0, ठीक है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद करनी है। अब ये लाइन बाद में खींच लेंगे, पहले लिख ले रहे हैं। साइन 0 क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ये साइन 0 है, ठीक है, ऐसे करके टेबल है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, एंड में 1। ठीक है, बस ये वाली लाइन जो है ये याद रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस यही एक लाइन याद रखनी है, बाकी सारी अपने आप याद हो जाएंगी। अभी पहले पूरी बना लेंगे। अब कॉस में क्या होता है, जैसे साइन की होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अभी याद हो जाएगी फॉर्म, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, ये एंगल याद करने पहले 0 आता है, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ऐसे। और साइन थीटा की वैल्यू एंगल बढ़ाने पे इंक्रीज करती है, ये भी दिख रहा है, 0 है, फिर उसके बाद 1/2 हुआ, उसके बाद 1/√2, ऐसे करके 1 तक पहुंची। तो साइन थीटा का इसी वजह से इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं, 11th में आएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, कहीं कहीं अभी डिक्रीज भी होगा। इससे आगे अगर एंगल पे जाते हैं तो इसकी वैल्यू फिर 1 से कम होने लग जाती है, 0 तक जाती है। रहती, मैंने पिछली बार लेक्चर में बताया था, 1 से छोटी या उसके बराबर रहती है, कभी साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं जा सकती। जैसे इधर है 1 आएगी, इसके बाद अभी कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब कॉस थीटा की बात करें अगर, तो ये जैसे लिखा हुआ है ना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इसकी उल्टी हो जाएगी ये जस्ट। तो यहाँ पे 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। ठीक है, टेन में क्या करना है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू अपॉन में, जैसे साइन 0, टेन 0 क्या होगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, तो आएगा आंसर 0 ही।
इसमें साइन 30 अपॉन कॉस 30, टेन 30 की वैल्यू साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन टेन 30 की वैल्यू साइन 30 अपॉन कॉस 30। तो इसे अपॉन करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो ऐसे करके ये पूरी बन जाएगी। 0 1/√3 1√3। अब इसमें साइन 30 वो साइन 90 और कॉस 90 करेंगे ना, टेन 90 निकालेंगे, साइन 90 अपॉन कॉस 90। तो 1/0 क्या होता है, वैसे इन्फिनिटी होता है, समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी। तो यहाँ पे टेबल में इन्फिनिटी भी लिखते हैं कई कई किताबों में, और कई कई किताबों में लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। जैसे एनसीईआरटी से नॉट डिफाइंड कहती है, इन्फिनिटी कोई एक डिफाइंड क्वांटिटी नहीं है। डिफाइंड क्वांटिटी इस वजह से नहीं कहते हैं इन्फिनिटी के लिए कि जैसे इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होती, यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिख लो या फिर इसे इन्फिनिटी लिख लो, इन्फिनिटी लिखना ज़्यादा सही है। इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड का हर किसी तरीके से हो जाएगा सवाल। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है कि जैसे इन्फिनिटी को अगर डिफाइन करने की कोशिश करी जाए तो इन्फिनिटी होती क्या है, ये चीज़ है, उसे डिफाइन करने को कि पेरीमीटर नहीं है। जैसे अगर कोई एक चींटी हो कमरे में, तो उसके लिए वो कमरा कैसा हो जाएगा, एक इनफाइनाइट चीज़ हो जाएगी। जैसे उसके लिए 10 मीटर भी एक इन्फिनिटी है चींटी के लिए, और हमें हमारे लिए ये कमरा इन्फिनिटी नहीं है। तो इन्फिनिटी का रेफरेंस बदल गया। किसी चीज़ चींटी को अगर लें, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को लें, तो उसके लिए थोड़ी सी दूरी भी इन्फिनिटी कहलाती है। और अगर किसी बड़े पार्टिकल को लें तो उसके लिए वही वही सेम दूरी इन्फिनिटी ना कह के एक फाइनाइट क्वांटिटी कहलाती है। तो इसी वजह से इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है कि किसी चीज़ में कुछ हो रही है, किसी चीज़ में बदल रही है, इस वजह से इसे नॉट डिफाइंड लिखते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से अगर चलें तो इसे नॉट डिफाइंड ही सही रहेगा। एनडी का मतलब है नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ऐसे ही कोसेक थीटा कॉट थीटा पे आते हैं। कोसेक थीटा बताया था पिछले लेक्चर में, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो मतलब साइन थीटा का बस उल्टा कर देना है। ये जीरो के नीचे कुछ नहीं है, तो जीरो के नीचे 1 होगा, तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका आप उल्टा कर देंगे, ये 0/1 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, ये 1/0 में नॉट डिफाइंड था। हम यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1। साइन 30 का उल्टा होगा कॉस 30, इसका उल्टा करेंगे √2/1, तो √2। इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, और इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 बन ही रहेगा। अब आते हैं सेक पे। कॉट की नहीं बन पाएगी शायद, फिलहाल मिटा दे रहे हैं इसे। सेक सेक में किसका उल्टा करेंगे, कॉस का। सेक कॉस का उल्टा होता है, यहाँ 1/1 तो ये 1 ही रहेगा, √3/2 तो ये 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 ये √2 हो जाएगा, 1/2 ये 2 हो जाएगा, 0/1 ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे साइन की हमने पढ़ी थी, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। तो कॉस की क्या थी, साइन का ऐसा रिवर्स, मतलब इसे ऐसे लिखना शुरू कर देंगे, 1 फिर √3/2 1/√2 फिर 1/2 फिर 0। तो इसी का उल्टा ऐसे ही कॉसेक की है, कॉसेक में नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 1। अब सेक में क्या करेंगे, इधर से लिखना शुरू कर देंगे, 1 2/√3 √2 उसके बाद 2 उसके बाद नॉट डिफाइंड। तो ऐसे करके कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब उसके बाद कॉट आएगा। कॉट की यहाँ पे जगह नहीं बन रही है, कोशिश करते हैं। कॉट थीटा, कॉट थीटा में क्या होगा, वो टेन का उल्टा होगा, 0/1 या नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे ये 0/1 है तो इसका उल्टा करना है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा। तो टेन थीटा को उल्टा करना है तो 1/0 नॉट डिफाइंड, ये 1/√3 का हो जाएगा √3/1, तो √3 है, ये 1/1 का हो जाएगा 1 ही, √3 का होगा 1/√3। ठीक है, और नॉट डिफाइंड क्या है, नॉट डिफाइंड है 1/0। तो इसका जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा 0/1, तो वो 0 हो जाएगा। तो ऐसे करके कॉट की, या फिर ऐसे समझ सकते हैं, टेन थीटा के 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड, तो इसका उल्टा हो जाएगा, नॉट इधर से शुरू कर देंगे, नॉट डिफाइंड फिर √3 फिर 1 फिर 1/√3 फिर उसके बाद 0। तो ऐसे करके एक बार टेन थीटा में सीधे चलना है, तो कॉट थीटा में उसके उल्टा चलना है, ऐसे समझ सकते हैं इसे। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, कॉट थीटा का एक रिलेशन बताया था, कॉट थीटा का रिलेशन क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इन चीज़ों को अपॉन में कर दो, 2 से 2 कट जाएगा √3, √2 से √2 कट जाएगा तो 1। तो कैसे भी इसे निकालने का जो पिछले रिलेशन पिछले लेक्चर में बताए थे, उन रिलेशन से ये पूरी टेबल ड्राइव होती है, मतलब ड्राइव नहीं बनती है, ड्राइव तो अभी करेंगे ज्योमेट्रिकली। तो ये टेबल पूरी वैसे तैयार होगी। एक बार ये वाली लाइन याद रखनी है बस इस टेबल में, फिर पूरी बन जाएगी ये वाली। सिर्फ एक ये सिंगल लाइन याद रखनी है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और फिर 1। फिर कॉस इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ से टेन इनका अपॉन हो जाएगा, कोसेक में साइन का उल्टा, सेक में कॉस का उल्टा, कॉट में टेन का उल्टा, ऐसे करके पूरी टेबल हमारी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये टेबल बन गई हमारी, डालते हैं।
हाँ, तो ये क्वेश्चन है हमारा, इवेलुएट टेन 30 कोसेक 60 प्लस टेन 60 सेक 30। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान से होते हैं। बस इसके इसे करने के लिए तरीका यही है कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो पूरी है, एंगल 0 30 40 और 60, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का हमारी एक पिक्चर होनी चाहिए दिमाग में। ठीक है, तो हमें बस कुछ नहीं है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, बहुत आसान सा है, एंगल की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हमें किस किस टेबल की ज़रूरत है, टेन की, सिक्स और कॉसेक की और सेक की, तीन की टेबल की ज़रूरत है। तो टेन की देखते रहे साइड में, टेन की क्या होती है, जीरो, वन अपॉन रूट थ्री, वन, रूट थ्री, नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो तो हमारे दिमाग में है ही, जीरो, 30 45 60 90, ये जीरो का है, 30 का है, 45 का है, 60 का है, 90 का। ऐसे ही साइन की क्या होती है, जीरो, वन अपॉन टू, वन अपॉन रूट टू, रूट थ्री अपॉन टू, वन। ठीक है, तो ये होती है, इसे देखिए, जीरो, वन अपॉन टू, वन अपॉन रूट टू, रूट थ्री अपॉन टू, वन, ये होती है साइन की। ठीक है, साइन की इस वजह से लिखनी पड़ रही है क्योंकि कोसेक की जो है इसी की उल्टी होती है जस्ट। तो कोसेक की क्या बन जाएगी, जीरो, टू, रूट टू, टू अपॉन रूट थ्री और वन। अब कॉस की लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेक की आराम से इसी बन जाएगी, बस इसे उल्टा उल्टी तरफ से लिख देना, वन, टू अपॉन रूट थ्री और रूट टू, टू और ज़ीरो। ठीक है, जीरो, 30 45 60 90, तो ऐसे करके ये टेबल है, तो हमने बना लिए। और इसमें वैल्यू पुट करनी है बस डायरेक्ट। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, 30 वन अपॉन रूट थ्री। ठीक है, कॉसेक 60, जीरो, 30 45 60 टू अपॉन रूट थ्री, प्लस टेन 60 क्या है, रूट थ्री, और सेक 30 क्या है, सेक 30 है, टू अपॉन रूट थ्री, यही है ना, टेन 60 रूट थ्री, मल्टीप्लाई में है सर ये। तो रूट थ्री से रूट थ्री क्या है, इधर इधर बचा टू अपॉन थ्री, रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री, और इधर बचा सिर्फ टू। एलसीएम ले लेंगे, वही थ्री टू, थ्री टू का सिक्स है, दो आठ, तो आठ बाई तीन आंसर आ रहा है इसका, एक बार देख लें, थ्री टू का सिक्स, हाँ सही है, आठ बाई तीन इसका आंसर है। तो बहुत आसान आसान से सवाल है ये इसी का। इसे थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, क्वेश्चन टू, टेन स्क्वायर 60, टेन स्क्वायर 60 प्लस फोर साइन स्क्वायर 45 प्लस थ्री सेक स्क्वायर 30 प्लस फाइव कॉस स्क्वायर 90 अपॉन कॉसेक 30 प्लस सेक 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30। सही है, हाँ, ये सब डिग्री में आएंगे, सारे डिग्री में। अब इसे करना है, तो इसे ट्राई करना हो, जैसे पॉज करके ट्राई कर ले, बाकी मैं कर रहा हूँ इसे। तो टेन 60 स्क्वायर है, दो बार मल्टीप्लाई है, मतलब बस टेन 60 होता है रूट थ्री, तो स्क्वायर है, तो ये रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा, थ्री, फोर मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर 45, साइन 45 क्या होता है, वन अपॉन रूट टू, तो साइन स्क्वायर है तो वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर, वन अपॉन टू, वन का स्क्वायर वन, रूट टू का टू। ठीक है, फिर दोबारा प्लस थ्री, तो आई बाहर, सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, टू अपॉन रूट थ्री, स्क्वायर है तो टू का स्क्वायर फोर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। ठीक है, फाइव बाहर है, प्लस लगाने के बाद फाइव बाहर, कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, उल्टी होती है ना, तो यहाँ से शुरू करेंगे 90 तक, यहाँ तक जाएंगे, अगर कॉस की टेबल बनाएंगे तो नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से ऐसे करके लिखेंगे, ऐसे उल्टा करके, तो नीचे सबसे नीचे क्या आएगा, जीरो, तो कॉट 90, कॉस 90 होता है जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, ये तो गया। अब अपॉन, अपॉन में क्या है, अपॉन में कॉसेक 30, कॉसेक 30 की वैल्यू टू, प्लस सेक 60, सेक 60 की वैल्यू भी टू है, और कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी, इसी को टेन को कॉट की जब वैल्यू अगर बनानी है तो इसी को उल्टा लिखना शुरू कर देंगे, तो ये नॉट डिफाइंड, उसके बाद रूट थ्री आएगा, उसके बाद वन आएगा, उसके बाद वन अपॉन रूट थ्री और ज़ीरो, ऐसे इसकी भी लिख दे रहे हैं, काम आएगी। तो ये होगा वन, रूट थ्री अपॉन टू, फिर वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन टू, और फिर उसके बाद जीरो। तो ये ऐसे टेबल लिख दिए यहाँ पे साइड में। कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 की वैल्यू रूट थ्री, स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा, माइनस है बीच में, सॉरी माइनस है, तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। अब इसे बस इवेलुएट कर लेना है, टू टू ज़ा फोर, तीन से तीन गया, टू का गया तीन, प्लस दो, प्लस चार, और ये तो ज़ीरो है ही, लिख दे रहे हैं चलो, और नीचे क्या है, दो दो चार, माइनस एक तीन, माइनस तीन, तो यहाँ पे तो नीचे तो वन बचेगा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, तीन दो पाँच, पाँच चार नौ, तो आंसर नाइन आ रहा होगा, कहाँ गया, हाँ नाइन आंसर है इसका। बस इतना आसान है, वैल्यू रखना है, स्क्वायर स्क्वायर देख लेना है कि कहाँ पे स्क्वायर है, कहाँ पे क्या चीज़ है, तो बस वही चीज़ ध्यान में रखनी है। और साइड में टेबल बनाना आई गई है सबको, बस एक दिमाग में टेबल की इमेज होनी चाहिए,
किसी भी एक हो तो उसका उल्टा तो करके बना ही लेते हैं सारी, कि जैसे साइन लिख दिया और कॉस नीचे से उल्टा कर देंगे और टेन इन दोनों को अपॉन कर देंगे, साइन अपॉन कॉस। कॉट में टेन का अपोजिट 1/10 कॉट की बन जाएगी, कोसेक में साइन का अपोजिट, ठीक है, और सेक में कॉस का अपोजिट 1/कॉस। तो ऐसे करके बन जाएगी। अब अगला लेते हैं, शो डेट 1060, ये बात तो देते हैं पहले, कॉस 60 डिग्री बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 और बराबर 2 कॉस स्क्वायर 30 - 1, ठीक है। ये इसके बराबर दिखाना है, फिर इसके, तो पहले इसे इसके बराबर दिखा दे रहे हैं, ठीक है, फिर इसी को इसके बराबर दिखा देंगे, तो ये इसके बराबर, ये इसके भी बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर अपने आप मान ही लिए जाएंगे। तो दो दो करके दिखाते हैं, तो पहले इसे देखते हैं। तो कॉस 60 की वैल्यू हमें मालूम है 0, 30, 45, 60, 1/2 होती है। इसे 1/2 लाना है, 1 - 2 तो आई। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसका स्क्वायर क्या होगा 1/2 का, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये कट जाएगा। वन में से 1/2 गया, एलसीएम लेंगे, वन में से एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, तो ये दोनों तो बराबर आ गए, ठीक है, ये इसके बराबर आ गया। अब ऐसे ही इसे भी, इसकी वैल्यू तो 1 कितनी थी 1/2, इसे भी 1/2 निकाल सकते हैं। टू तो बाहर ही, कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, नहीं कॉस 60 होना चाहिए यहाँ पे, कॉस स्क्वायर 30, हाँ चलो देखते हैं जो भी है। तो √3/2 है कॉस 30 की वैल्यू, स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, -1, 2 से 2 गया, 3/2 -1, कितना बचेगा ये, अच्छा हाँ यहाँ पे है तो 2, 3 - 2, हाँ सही है, एलसीएम लिया 3 - 2 1, तो 1/2 आ रहा है। बस वैल्यू रखनी है cos 30, उसका स्क्वायर कर देंगे, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, पूरे का स्क्वायर होगा ना ऊपर नीचे, जैसे cos 30 है, जैसे बताया था पीछे, ऐसे भी लिख सकते हैं cos 30 का होल स्क्वायर, तो cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, इसका होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो ऐसे करके 3/4, फिर इससे कट जाएगा 2 2 4, 3/2 -1, एलसीएम ले लेंगे 1/2 आ जाएगा। तो ये इसके बराबर दिखा दिया, ये इसके बराबर दिखा दिया। अगर इन दोनों को भी बराबर दिखाना है तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे बस वही वैल्यू रख देनी है, इधर वैल्यू रख देनी है, तो ये दोनों भी अब आपस में इक्वल दिख जाएंगे। ये सब बोर्ड में आ चुके हैं सवाल, किसी न किसी स्टेट बोर्ड में, कैसे भी। इसका सेकंड पार्ट 1060 -1030 अपॉन 1 + 1050, 1 + 1060 और 1030, इसे दिखाना है, वही है शो डेट 1030 के बराबर। एक तो तरीका वही है, आइडेंटिटी होती है कि इसे 1030 को कैसे लिख सकते हैं 60 - 30 ब्रैकेट में, तो ये तब भी तो 1030 आएगा। तो एक आइडेंटिटी होती है 10, ऐसे ये एक आइडेंटिटी होती है 10a - b अगर ब्रैकेट में एंगल में, तो ये बनता है 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। तो ऐसे करके दिखा सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं 60 - 30, तो ये इस आइडेंटिटी के हिसाब से दोनों इक्वल हैं। लेकिन बोर्ड में ज़्यादातर इसे प्रीफर नहीं करते आइडेंटिटी वाले को, ये आइडेंटिटी फिलहाल 11th में आएंगी, इनका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से बोर्ड में ये वाला तरीका माना नहीं जाता, इसे हमें वैल्यू रख के इक्वल दिखाना पड़ेगा। जैसे 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इस पूरे में सबकी वैल्यू निकाल के आंसर जो आएगा उसे 1/√3 के बराबर दिखाना है। तो रखते हैं वैल्यू, 1060 की वैल्यू है √3 माइनस 1030 की वैल्यू है 1/√3, ठीक है, फिर अपॉन है, फिर 1 + 1060 की वैल्यू √3, फिर मल्टीप्लाई है, इन दोनों में ब्रैकेट ऐसे लगा सकते हैं, तो ब्रैकेट में 1030 की वैल्यू 1/√3 ब्रैकेट क्लोज प्लस में, तो √3 से √3 आएगा, सही है, ये और 1 क्या हो जाएगा, ये तो जोड़ के 2 हो जाएगा, तो नीचे तो 2 आएगा। अब इनका एलसीएम लेना है, जैसे इनका एलसीएम क्या आएगा, एक और स्टेप करना पड़ेगा, इनका एलसीएम आएगा √3, ये नीचे 1 है, 1 × √3, तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 3 होगा, एलसीएम लेना सबको आता ही होगा, √3 अंदर तो ये 1 होगा, तो ये आ जाएगा 2/√3। अच्छा इसके नीचे अपॉन में दोबारा भी 2 है, तो ऐसे करके सही है, इसे मिटा दे, कन्फ्यूज़न हो रहा है इससे। अच्छा ऐसे समझ लो कि यहाँ पे हमने एलसीएम लिया √3,
तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ये आया था कितना, 3 - 1 2, और ये अपॉन में भी 2 है। मैंने बताया था अपॉन में कोई चीज़ होती है तो वो कट जाएगी इससे, ठीक है। जैसे अपॉन में कैसे लिख सकते हैं, 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ऐसे करके ये दोनों ऊपर ही आ जाएगा। ये अगर इसके नीचे कुछ और होता अपॉन में तो वो ऊपर चले जाता, सही है। तो ये ऐसे ही इसी के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा। बस इतना सही है ये, ठीक है। एक बार डिवाइड में फिर दोबारा डिवाइड में, तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर इसके नीचे कुछ और डिवाइड में होता तो वो फिर ऊपर चले जाता इसके साथ, फिर उसे ऐसे लिख देते 4, इसे जस्ट रिवर्स करके मल्टीप्लाई में। ये सब छोटे क्लास की चीज़ें हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें इतनी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को। तो ये तो हो गए डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के क्वेश्चंस। सारे वैल्यू पुट करने के ही हैं इसमें, एक ही क्वेश्चन अच्छा है। कौन सा आएगा ये, 3 है। इफ साइन ए प्लस बी बराबर 1 एंड कॉस ए प्लस बी, नहीं कॉस ए माइनस बी है, ए माइनस बी बराबर √3/2, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की। तो ये दो चीज़ें हैं हमारी, हमें दो चीज़ें गिवन है, साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, और ए और बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो निकालनी है। ए और बी जाहिर सी बात है एंगल में होंगे, जैसे 60 आया 30 आया तो 60 + 30 90, पता है मुझे 60 और 30 आते हैं हमेशा। 60 - 30 तो 30 आएगा, क्योंकि cos 30 √3/2 है, तो एंगल ही आएगा। ए और बी एंगल में इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के, 60 - 30 30। अब हमें इसे निकालने का तरीका होता है ऐसा है कि सबसे पहले वाला इसे उठाओ, इसे लिखा हमने साइन ए प्लस बी बराबर इसके 1 के। अब हम देखेंगे साइन ए प्लस बी टेबल में 1 के बराबर होता किस में, 90 में होता है। तो हम लिखेंगे, ये तो हमें गिवन है, इसे पहला मान लो ये गिवन है। फिर लिखेंगे, ये पेपर में लिखने का तरीका है, इससे नंबर मिलते हैं स्टेप मार्किंग में। वी नो डैट, तो हमें ये चीज़ पता है, वी नो डैट का मतलब हमें ये चीज़ पता है कि साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। इसे सेकंड मानेंगे। थोड़ा सा ड्रामा लगता है कि इसे ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं जब हमें डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, लेकिन स्टेप मार्किंग है इसमें, तभी जो है नंबर अच्छे मिलते हैं। अब करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वैसे तो छोटे में भी कर सकते हैं, जैसे मैं बताया हमें मालूम है cos 90 की वैल्यू, वो साइन 90 पे ही 1 मिलेगा, तो ए प्लस बी को बराबर डायरेक्ट 90 के लिख दो। लेकिन ये स्टेप मार्किंग थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है, लेकिन करना ज़रूरी है नंबर के लिए। फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या देखेंगे कि ए प्लस बी किसके बराबर है, 90 के बराबर है, ठीक है। अब इसे रोमन नंबर वाला फर्स्ट मान लो। अब आएगा, अब ये वाली चीज़ उठाओ, कॉस ए माइनस बी किसके बराबर, √3/2, इसे लिख दो थर्ड, ये गिवन है ब्रैकेट में ऐसे। दोबारा वही वी नो डैट, अब हमें ये चीज़ मालूम है कॉस √3/2 कब होता है, 30 पे, जैसे है ना 0 30 45 60 90, तो हमें मालूम है कॉस 30 पे ही √3/2 आता है, तो इसे मानेंगे फोर्थ। अब लिखेंगे दोबारा वही फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। तीसरे और चौथे से हम ये बात कह सकते हैं कि जो ए माइनस बी की वैल्यू है, ए माइनस बी, वो किसके बराबर आ जाएगी, 30 के, दिख रहा है। कॉस ए माइनस बी √3/2 और कॉस 30, तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू जो है ए माइनस बी की 30 के बराबर है, दिख ही रहा है साफ साफ। तो एक तो ये आ गया ए प्लस बी बराबर 90 और ए माइनस बी बराबर 30, ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास। अब इससे ए और बी निकालना तो बच्चों का खेल है, इसने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रखा होगा, उसके लिए तो बच्चों का खेल है ये। क्या आया था हमारा, ए प्लस बी बराबर 90, ए माइनस बी बराबर 30, ये दो आए थे। अब इन दोनों इक्वेशन को हम, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड था रोमन में। अब लिखेंगे हम एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस वाले बी से माइनस वाला बी कट जाएगा जोड़ने पे, ठीक है। और ये ए हो जाएगा 2a, और 90 और 30 कितना हो जाएगा 120, ये 2 काट देगा इसे डिवाइड में, तो ए की वैल्यू तो आ जाएगी हमारी 60। अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, इसमें किसी में भी रख दो, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, जैसे इसमें रख दो, ए की वैल्यू 60 है, 60 में क्या जोड़े 90 आ जाता है 30, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट, ऐसे करके, तो ये बी की भी वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 30।
तो ऐसे करके इसे इंक डालना है इसमें। ये एनसीईआरटी में भी है शायद क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है ये। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा जाएगा, शायद 4 है, 4 पता नहीं 5 इतना ही है कोई सा। फिगर हमें दे रखी है, एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट बी। ठीक है, और दे रखा है इफ एंगल ए बराबर 30 डिग्री एंड और ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, फाइंड। पहला पार्ट दे रखा है BC एंड दूसरा पार्ट दे रखा है AC, और ये हमारी फिगर है। बना भी सकते हैं क्वेश्चन, अगर फिगर नहीं दे रखी, क्वेश्चन में डाटा था ही कि ये हमारा ए है, राइट एंगल किस पे, बी पे, और ये हमारा COB। ठीक है, ये वाला थीटा मानते हैं तो ये हमेशा ए यहाँ पे रखना है, कोई ऊपर ना रख दे, थीटा ऊपर चले जाएगा एंगल ए। तो एंगल ए 30 दे रखा है। ठीक है, ऊपर जाने की दिक्कत बची है कि इसे बेस मानना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे 90 है ही हमारा, और क्या है, ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है, BC और AC, ये दोनों साइड निकालनी है। तो सबसे पहला ये सॉल्यूशन, जिसे पॉज करके ट्राई करना है वो कर सकता है। हाँ, तो BC निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। P और B का रेशियो किस में आता है, P और B का रेशियो आता है 10 में, तो हम लेंगे 10 30, या फिर ऐसा लिखते हैं, हम लेते हैं 10 थीटा। 10 थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 30। परपेंडिकुलर, अब बस डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, थीटा की वैल्यू 30, परपेंडिकुलर क्या है, BC, तो रख देंगे BC, और बेस क्या है, AB, तो यहाँ पे AB रख देंगे। अगला स्टेप, 10 30 की वैल्यू होती क्या है, 10 30 की वैल्यू टेबल से पता है हमें, 1/√3 होती है, तो यहाँ रखेंगे 1/√3। BC हमें निकालना है, AB की वैल्यू हमें दे रखी है 9, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अब, तो ये हो जाएगा BC बराबर 9/√3, बस इतना करना है। अब इसे काट भी सकते हैं, 9 को कैसे लगते हैं, 3 × 3 √3, तो इससे एक बार चले जाएगा √3 बार, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 3√3। ये √3 बार कैसे गया, 3 × 3 को ऐसे ही लिख सकते हैं, √3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 × √3, और एक 3 को ऐसे ही रहने दो, नीचे √3 आई, और एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3√3 बचेगा, ऐसे समझ सकते हैं, जिसे यहाँ पे समझ में दिक्कत हो रही हो। ठीक है, बहुत बेसिक थी मैथमेटिक्स है, डायरेक्ट भी काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछने नहीं आ रहा कैसे काटा। तो ये आ गया, BC की वैल्यू 3√3, एक बार चेक कर लें, सही आ रही है, 3√3 सेंटीमीटर। तो बस ये देखना है कि हमें गिवन क्या है और दूसरी साइड निकालनी कौन सी है। जैसे हमें अगर हाइपोटेन्यूज दे रखा होता और फिर परपेंडिकुलर निकालते, तो कौन सा रेशियो लेते, P/H, तो हम कौन सा यूज़ करते, साइन थीटा, यानी साइन 30। साइन 30 की वैल्यू रखते हैं 1/2, फिर वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमें देखना है कि निकालनी क्या है और दे क्या रखा है। अब जैसे ही अगला, इसे मिटा देते हैं, अगला पार्ट है जैसे दूसरा, इसमें क्या निकालना है, AC। ठीक है, और ये तो हमें पता चली गया 3√3 सेंटीमीटर। अब हमें दोनों चीज़ें पता चल गई, तो इसे पाइथागोरस से भी निकाल लेते हैं काफ़ी लोग, कि परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, पाइथागोरस लगा दो। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल लो, कि हमें कोई सा भी ले लो, P/H लोगे तो साइन यूज़ करना पड़ेगा, B/H यूज़ कर ले रहे हैं, तो हमें पता है कॉस थीटा क्या होता है B/H। यहाँ पे थीटा क्या है, 30, कॉस 30, बेस क्या है, AB, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। वैल्यू रख दो, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, AB की वैल्यू क्या है, 9, AC निकालना है हमें, बस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, AC हो जाएगा 2 × 9/√3, तो उसी से कट जाएगा,
कितनी बार जाता है, 3√3 बार, 3 × 6, ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6√3, 6√3 आ रही है, सही है। तो ये ऐसे आ गया, ए सी भी निकल गया। पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, तो पाइथागोरस से भी निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो या 5 हो, ऐसे ही था शायद कोई सा, वो इतना मैटर नहीं करता। अब अगला क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन ये है बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें तो क्वेश्चन नंबर 5 है शायद, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, इफ ए एंड बी आर acute angles such that tan A बराबर 1/3, tan B बराबर 1/2, tan B बराबर 1/2, सही है। एंड और क्या दे रखा है, tan A प्लस B बराबर tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। बताया था ये आइडेंटिटी होती है, जैसे अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ ऊपर प्लस आता है, नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये आइडेंटिटी होती है ब्रैकेट में। tan A tan B कह रहा है शो डैट ए प्लस बी 90, ए प्लस बी बराबर 45, ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री, ये कह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें एक्यूट एंगल तो पता है, एक में 1/r एक्यूट एंगल सच डेट tan ए बराबर 1/, लिखा है ना, tan बी बराबर 1/2, तो 1/3 1/2, ये हमारी टेबल में तो होते नहीं है एंगल, ये बड़ी दिक्कत आ गई, टेबल में नहीं है एंगल 1/3 या 1/2। अब हम कैसे करें, क्यों, ऐसे करने का हम एक और तरीका निकालेंगे। हम क्या करेंगे, LHS में लेके, LHS इक्वल RHS है ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि tan A और tan B की वैल्यू है, हम इसमें पुट कर देते हैं इन चीज़ों में। तो इसमें पुट करने से एक हमारा जैसे पीछे था sin A प्लस बी बराबर cos A माइनस बी बराबर, तो हमारा ये निकल जाएगा, फिर उसे हम कंपेयर कर देंगे टेबल में से किसी एंगल से, तो हमारा A प्लस बी निकल आएगा, देख लेंगे 45 है या नहीं, तो करते हैं, ठीक है। क्या करना है, tan A प्लस बी तो ऐसे ही लिखा रहने देना है, किसके बराबर, tan A की वैल्यू रखेंगे हम 1/3 प्लस tan B की वैल्यू रखेंगे 1/2, रहेगा अपॉन 1 माइनस tan A की वैल्यू कितनी 1/3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई tan B की 1/2। आगे सॉल्व करो फर्दर, एलसीएम लेंगे, 3 × 6, 3 × 6 2/2, 2 3 6 3/3, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस ये 1/√3 इंटू 1/2, 1/1 3 × 6, ये आ गया। अब यहाँ पे वही एलसीएम आएगा, 6 1 6 और फिर 6 - 1, तो ये डायरेक्ट 5/6 आएगा, सही है, कर सकते हैं ऐसे, 6 से 6 चले आएगा, क्या आएगा ऊपर 3 2 5, नीचे 5 बचा, ये भी कट गया, क्या आया 1, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये पूरी वैल्यू रखने पे tan A प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है 1, tan A प्लस बी की वैल्यू 1 आ रही है। अब हम टेबल में आए, टेबल में देखेंगे हम 1 कहाँ पे आता है 45 पे, तो हम लिख देंगे वी नो डैट, वही वी नो डैट tan A प्लस बी बराबर tan 45, यहाँ पे tan 45 लिख देंगे ना। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जैसे नहीं वी नो डैट tan 45 बराबर 1 और tan A प्लस बी बराबर फिर tan 45 पे रख के हम दिखा देंगे कि A प्लस बी किसके बराबर है 45 के। तो हम लिखेंगे वी नो डैट tan 45 बराबर 1 और A प्लस बी बराबर किसके, या ब्रैकेट में वी नो डैट ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं tan 45 डिग्री बराबर 1, ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, शो करने के लिए इसी लाइन के आगे। अब एक कंपेयर करके A प्लस बी बराबर 45, तो ये प्रूव हो जाएगा। ऐसे करके ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चा सोचे यहाँ पे कि कैसे करें, इसमें रखने की कोशिश करें, जबकि tan है मतलब इन एंगल की हमें वैल्यू ही नहीं पता है, एंगल ही नहीं पता है, इन ये होती नहीं है टेबल में, तो अब इसमें रखना है, ठीक है, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है क्वेश्चन देखकर। एक बार टेबल ज़रूर बना लो साइड में, जैसे ये बना रखी है, अब ये यूज़ हो रही है, ऐसे ही हर क्वेश्चन में इसका यूज़ है, तो पहले एक बार साइड में टेबल बना लेनी चाहिए। पेपर जैसे आए, बोर्ड का भी पेपर ऐसे ही देते होते हैं, जैसे मैंने दिया था जब, तो जैसे ही पेपर की वो मिली थी, पहले क्वेश्चन पेपर तो बाद में मिलता है, पहले मिलती है उसकी वो कॉपी जिसे भरना होता है,
तो कॉपी में सबसे पहले मैंने पीछे वाले पेज पे जाके पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उतार दी थी, ताकि वो बीच में वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है तो फिर देखते हैं कि यार 1030 की वैल्यू शायद 1/√3 नहीं थी, शायद √3 थी, तो इस चक्कर में कन्फ्यूजन हो तो पहले ही जाके फ़ौरन सबसे पहले ये काम करो कि उसकी टेबल बना लो, फिर देखते रहो करते रहो। ये तो हो गए इतने क्वेश्चन हमारे। अब आते हैं MCQs पे। तो सबसे पहला पहला तो आसान है, कुछ नहीं वही है 10² 60 + 4 sin, ये तो कर भी चुके हैं हम पीछे, वो उसी का MCQ बना दिया। ये वाला करते हैं, ये अच्छा है। पहला 2/3 cos की पावर 4 30, cos की पावर 4 30 डिग्री माइनस साइन की पावर 4 45 डिग्री माइनस 3 बाहर फिर ब्रैकेट sin² 60 और माइनस sec² 45 फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 1/4 ब्रैकेट cot² 30। यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे है नहीं, जैसे ये मैंने बनाए यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे ब्रैकेट बनाना ज़रूर है। जब भी मल्टीप्लाई में कुछ बाहर चीज़ है तो ऐसे ब्रैकेट बना लो, प्लस माइनस में दिक्कत नहीं होती कभी। दिख रहा है इसमें? चलो सही है, सही आ रहा है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन 53/12। ठीक है, MCQ भी आते हैं बोर्ड में, नया पैटर्न कर दिया तो शायद MCQ देते हैं 5-10। 73/24। सी ऑप्शन क्या है? 113/24। और डी ऑप्शन 83/12। ठीक है, एक बार इसे पॉज करके देख लो, ट्राई करके, हो रहा है नहीं हो रहा, बन रहा है नहीं बन रहा। 5 मिनट दो कम से कम इस सवाल को। ऑप्शन सामने आई, कुछ नहीं है, वैल्यू रखनी है बस, रखते हैं। 2/3 बाहर है, ब्रैकेट cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। उसे 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार मल्टीप्लाई मतलब स्क्वायर का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो √3/2 का स्क्वायर क्या होगा? 3/4। फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 9/16 आएगा, 9/16। फिर माइनस, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, माइनस साइन 45 क्या होता है? 1/√2। इसका मतलब इसकी पावर 4 है, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/2, तो उसका स्क्वायर 1/4। तो ऐसे ही आ गया, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3 sin² 60। sin 60 वैल्यू 0 30 45 60, स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर, √3 का 3, 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस सेट 45 0 30 45 45 है √2, स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर 2, फिर प्लस 1/4 cot 30 होगा √3, स्क्वायर है तो 3। सही है, इतना हो गया। अब यहाँ पे LCM लेंगे, 16 ही LCM आएगा, 9 4 4 16, तो 4 on the 4, 2/3 मल्टीप्लाई में है, 9 में से 4 गए, कितने बचे? 5, 2 8 16। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 5/8 3 24, तो ये आ गया 5/24। अब इसे देखते हैं, यहाँ पे LCM आएगा वही, 4 LCM आएगा, ये 3 एज इट इज़, 1 4 4 4 2 8, 3 मल्टीप्लाई में। ठीक है, ब्रैकेट है, ये माइनस से बाहर, 8 में से 3 गए, -5। ठीक है, 5 3 15, तो -5, और माइनस यहाँ पहले से ही है तो प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 5/15। 5/15 होगा ना, 4 नीचे था, कुछ गलत हो गया, दोबारा करते हैं। 4 नीचे, 3 1 4 4 4 2 8, 3 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ था -5, यहाँ फर्क है। अच्छा ठीक है, तो हो जाएगा 15/4। सही। अब ये 3/4 है, तो इसे तो एज इट इज़ जोड़ लेंगे, 15 और 3 18/4, तो ये 18/4 हो गया। अब इसका LCM लेना है इन शॉर्ट, तो 24 की टेबल में आता है 4 की टेबल में 24 आता है, तो 24 ही LCM ले रहे हैं। 4 6 20, ये 24 का 5 था एज इट इज, 4 6 24, 18 6 कितने होते हैं? 8 6 48, 6 4 10, 108, 108 और 5 2, 3 13, तो आंसर आ रहा है हमारा 113/24। है क्या ऑप्शन में? हाँ, आंसर सी, तो सी आ रहा है इसका। ऐसे ही अगला देखते हैं, ये तो पहला था। दूसरा बी डाल दे रहे हैं, हाँ सही है, दूसरा है। साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2। फाइंड
अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है? तो ऑप्शन ए 0, 30, 60, 90, 0, 30, 60 और 90, ये 4 ऑप्शन है। कैसे करेंगे इसे? साइन अल्फ़ा 1/2, 1/2 किस पे होता है? 30 पे, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 डिग्री। इसे शॉर्ट में कर सकते हैं, इसमें ऐसा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि वी नो डैट साइन 30 इक्वल्स टू 1/2, तो अल्फ़ा की वैल्यू 30। MCQ है, उसमें डायरेक्ट ऑप्शन में टिक लगाना होता है या फिर नीचे ऑप्शन लिखना होता है, तो इसमें रफ में कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस बीटा की वैल्यू 1/2 थी, कॉस बीटा की वैल्यू 1/2 सही है। अब वन कॉस बीटा, कॉस का 1/2 होता है 0, 30, 40 और 60 पे, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो डी ऑप्शन है इसका। बस ऐसे ही जल्दी जल्दी हो जाते हैं ये, फ़ायदा है इनका MCQ का। रफ में करो जल्दी, आंसर सामने ही होता है। तीसरा, ये भी अच्छा है, मतलब घुमाऊ सवाल था बस थोड़ा सा। इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C, देन cos A प्लस B की वैल्यू क्या होगी? ये दे रखा है। ए ऑप्शन 0, हाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, हाँ नहीं, एंगल क्यों दे दिए? वो होगा 0, 1/2, सॉरी 0, 1/2, ठीक है, √3/2 या फिर 1। तो हमें देखना है ABC जो है राइट एंगल किस पे? C पे, यहाँ है C, ये A है, ये B है। ये कोई सा भी एंगल हो, ये कोई सा भी एंगल हो, हमें नहीं पता। ए कोई सा भी एंगल हो, बी ये थीटा होगा, तो ये ज़रूर 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि सम इसका 180 आना है। सम 180 आने के लिए ये 90 और बचा हुआ 90 होना चाहिए, तो मतलब इन दोनों का सम हमेशा 90 होगा। ए प्लस बी हमेशा 90 के बराबर ही आएगा। अब भले ये 30 हो, ये 60 हो, नहीं पता, ये 45 हो, ये 45 हो, नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते। हमें तो ए प्लस बी से मतलब है, तो ए प्लस बी आ रहा है 90, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो आंसर इसका 0 आएगा। ठीक है, सही है। बस यही थे, सही है। यहाँ पे ये होता है एंड लेक्चर। बस एक, अच्छा हाँ, एक लास्ट वो और रह गया, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, वो करा देते हैं। अब बस एक लास्ट एक चीज़ रह गई है, टी रेशियोज ज्योमेट्रिकली, बस ये आखिरी रह गया कि ज्योमेट्रिकली जैसे हमें मालूम है साइन 30 कितना होता है? 1/2, लेकिन इसे निकाले कैसे? ये 1/2 आता कैसे है? ठीक है, इसके लिए बस एक ट्रायंगल वायंगल मानना पड़ता है, कुछ नहीं है ज़्यादा। तो सबसे पहले करते हैं हम 45 का करते हैं, ठीक है। तो पहला लेते हैं 45 डिग्री का। मैंने बताया था थोड़े से हैं, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। पहले 45 का करेंगे, 30, 60 करेंगे, 0 और 90 का कोई पूछता नहीं है इतना, ठीक है, क्योंकि 0 का ऐसे बहुत मैंने बताया था, इतना छोटा ट्रायंगल बनता है, ऐसे करके एंगल बनता है इसका, इतना छोटा एंगल बनता है ये किसी नियरली, तो इसमें इतनी ज्योमेट्री हम देखते नहीं है, क्योंकि इसे अप्रॉक्सीमेट मानते हैं। 90 भी ऐसा होता है कि ये तो 90 यहाँ पे है ही। अब ये वाली साइड 90 कैसा ट्राइंगल बनता होगा कि थीटा 90 सोचो कैसा होता होगा कि बेस उसका छोटा था, परपेंडिकुलर बहुत लंबी होती होगी उसकी, तो जब ये एंगल ऐसे सबटेंड करता होगा, ठीक है, यहाँ तो ये 90 है ही, तो इतना ऊंचा होता है इसका परपेंडिकुलर, क्या अगर ये हम सबटेंड करते हैं एंगल, तो एक तरीके से सीधा सा खड़े हो जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 90 से लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये लाइन भी सीधी सी हो जाएगी आगे चलते चलते, तो इसका वजह से इसमें इतनी ज्योमेट्री देखते नहीं है, बेसिकली 45, 30 और 60 में पूछता है। अब जैसे 45 की नहीं है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम कंसिडर कंसिडर अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, दिख रहा है? राइटिंग आ रही है? हाँ सही है। तो हम सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे ABC, इसी ट्राइंगल पे पूरी ज्योमेट्री आएगी। ठीक है, सी पे हमने राइट ट्राइंगल बनाया, इसे ए मान ले रहे हैं, इसे बी मान ले रहे हैं, सही है। एंड एंगल ए बराबर 45, अब 45 है तो थीटा 45 भी तो होना चाहिए, तो ये एंगल हमें 45 के लिए निकालना है। दूसरी चीज़,
ये चीज़ तो हमें मानी पूरी, मतलब हमें दे रखी है एक तरीके से मानी कुछ भी, बस हमें दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल है 45 पे निकालना है, तो थीटा को 45 मानना जरूरी था, तो एंगल ए को 45 लिख लिया। ठीक है, राइट एंगल 90 पे है। अब ये वाला एंगल, ये 90 है, 45 है, तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो एंगल कितना होना चाहिए 45। तो एंगल बी भी साइमल्टेनियसली अपने आप 45 डिग्री हो जाएगा। सही है। अब एंगल ए 45 हो गया, एंगल बी 45 हो गया, तो एक नाइन्थ में एक थ्योरम है चैप्टर में कि एंगल अगर सेम होते हैं तो उनके सामने वाली जो अपोजिट साइड होती हैं वो सेम होती हैं, एंग से इक्वल एंगल। एक थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट अपोजिट टू इक्वल एंगल, ये इक्वल एंगल्स है, इनके जो अपोजिट साइड हैं ये दोनों, तो इक्वल ये भी इक्वल होंगी। एक इसका भी वाइस वर्सा ये भी था कि अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब ये मैटर नहीं करता ये 30 है, ये मतलब ये 30 भी हो सकते हैं, यहाँ पे 45 45, मतलब वैल्यू वाइज सेम होने चाहिए, तब जाके ये एंगल, ऐसा जरूरी नहीं है कि 45 और ये 45 है तभी ये दोनों बराबर होंगी और किसी एंगल पे नहीं। अगर ये 30 है और ये 30 है, हालांकि राइट ट्रायंगल में कभी ऐसा हो नहीं सकता, अगर ये 30 है तो ये 30 हो जाए, क्योंकि हमें टोटल 180, लेकिन कोई ऐसा स्केलिंग ट्राइंगल है ना उसमें होता है कि ये 30 है और ये भी 30 है। ठीक है, तो ये दोनों साइड कैसी होंगी बराबर, तो ऐसे के लिए बता रहा हूँ कि कोई मान के बैठे यार नहीं नहीं 45 के लिए होता है, 45 या राइट एंगल ट्राइंगल में ही होता है ऐसा, ये 45 बनना है। बहरहाल 45 एंगल इक्वल है, तो ए बी और बी सी और ए सी बराबर होगा, ए सी बराबर बी सी, वही थ्योरम, कौन सी थ्योरम है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ये लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा। ए सी बराबर बी सी के है, इसे हम मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए एक्स, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है, दोनों को एक्स मान लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, हमें ए सी भी चाहिए, मतलब ए बी भी चाहिए, तो हम पाइथागोरस लगाएंगे अब। भाई पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो बहरहाल पाइथागोरस लगाने के बाद ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2x, लगा के देख सकते हैं, पिछली बार पीछे पीछे भी कई बार लगाई है, पहले लेक्चर में लगाई थी, तब भी √2 आती है, तो इसकी वैल्यू आ गया √2x। ठीक है, पाइथागोरस लगाने से अब सारी चीज़ें हमें मिल गई। अब हम करेंगे साइन 45, मतलब साइन ए, साइन 45 निकालेंगे ना, तो साइन 45 की हमें मालूम है वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अब देखेंगे कि जैसे ऐसे लिया जाए, साइन थीटा क्या होता है P/H, तो यहाँ पे थीटा क्या है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है एक्स, ये परपेंडिकुलर है ना, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या है √2x, एक्स एक्स कट गया, आंसर क्या आया 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ऐसे निकल के आई है, टेबल में हमने डायरेक्ट याद करा दी, लेकिन निकल के ऐसे आती है। ठीक है, ट्राइंगल हमें राइट एंगल ही मानना पड़ा, एंगल है 45 क्योंकि 45 के लिए निकालना है। अब आते हैं 60 वगैरह पे। ठीक है, ऐसे अब ये जरूरी नहीं साइन के लिए है, सबके लिए है। कॉस 45 निकालेंगे तो हम कहेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है B/H, ये सब पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, B/H होता है कॉस थीटा। थीटा क्या है 45, बेस क्या है एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है √2x, तो ये भी कॉस 45 है 1/√2। ऐसे 1045 निकालते हैं, 1045 1 होती है हमें पता है टेबल से, आती कैसी है, टेन थीटा क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर क्या है एक्स, हाइपोटेन्यूज बेस क्या है एक्स, एक्स एक्स कटिया बना गया, तो 1045 की वैल्यू बनाती है। तो ऐसे करके ये सारे निकल जाते हैं, सेक कोसेक। अब आते हैं 60 और 30 पे। इसके लिए हम क्या करते हैं, 45 के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसके लिए हम करते हैं कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। इक्विलेटरल ट्राइंगल सबको पता होगा जिनकी तीनों साइड बराबर होती हैं, यहाँ पे बना ले रहे हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं जगह घेरेगा। ठीक है, इसे नाम देते हैं ABC, आ रहा है, बड़ा बनाया थोड़ा सा, चलो सही है, थोड़ा बड़ा करते हैं इसे। ठीक है, ABC, अब देखें जरा, हाँ अब सही आ रहा है, सही है। अब इसमें थोड़ी ज्योमेट्री खेलनी पड़ेगी,
कि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बना दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल से भी पता चल रहा है कि तीनों साइड बराबर होती हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक और खास बात होती है कि तीनों एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। लेकिन हमें 30 भी चाहिए, इसी ट्रायंगल से खेल खेलना है, तो हम क्या करेंगे, 30 का एंगल बनाने के लिए हम करेंगे ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर बी सी। हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे यहाँ से ऐसे, ये बन गया डी, ये आ गई परपेंडिकुलर 90, 90। तो ये परपेंडिकुलर हमेशा बेस पे कैसी गिरती है, मतलब परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 डिग्री बनाएगी। अब ये परपेंडिकुलर जो है ये एंगल बाइसेक्टर भी है, तो ये 60 को कैसे तोड़ देगी, दो एंगल में, ये 30 और ये 30। फिलहाल ये थीटा नहीं मानना है, हम फिलहाल इस वाले को थीटा मान के चलेंगे, क्योंकि हमें बेस ये वाला समझना है और परपेंडिकुलर ये लेनी है। अब दूसरी चीज़, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ए बी सी ऑफ साइड 2x, ठीक है, x मान के भी कर सकते हैं साइड, फिर x में ये x/2 लेना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, मीडियन डालना है ना, तो साइड भी हाफ होगी। जैसे हम खुद ही डबल मान लेंगे कि यहाँ पे ये तोड़ के x/2, वो x/2 ना हो गया x हो जाए। अगर x मानोगे तो x भी मान सकते हैं, तो ये कैसी हो जाएगी x/2, तो हम अपॉन में नहीं जाना चाह रहे, तो हमें x में तोड़ दिया, सारी साइड बराबर होती हैं, तो ये 2x, तो साइड कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, 2x भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। अब हमने x 2x मानी, तो ये मीडियन अब दो में डिवाइड करेगा, तो ये x हो गई, ये x हो गई, ये 2x हो गई, ठीक है। ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारी परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। हमें बी भी पता है, एच भी पता है, तो पी हमारा निकल के आ जाएगा √3x आएगा। अगर हम लगाते हैं यहाँ पे, तो ये हमने √3x यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये भी आ गया हमारा, क्या नाम दें, ए डी भी मिल गया हमें, ए डी आ गया हमारा √3x, ए बी आ गया हमारा। अब इस ट्राइंगल में भी ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी, इसमें भी sin 60 की वैल्यू चाहिए हमें, तो अब हम अगर देखें इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी डी में ये डाटा है, ए डी बराबर हमारा √3x है, ए बी हमारा कितना है 2x, और बी डी कितना है x। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से कि ये ट्राइंगल है, इसे ऐसे बाहर निकाल भी सकते हैं, ठीक है। आधा 60 है ये डिग्री, ये 30 होगी, जाहिर सी बात है, ये 90 है क्योंकि, तो ये था हमारा √3x, पता चल गया ज्योमेट्री से, ये x है, ये 2x है। अब लगा दो, अब हमें sin 60 निकालना है अगर, ठीक है। sin 60 क्या होता है, मतलब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर एंगल थीटा ये है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर √3x है, नहीं हाइपोटेन्यूज है 2x, सॉरी, तो ये अपॉन एच होता है, हाइपोटेन्यूज 2x है, x से x कट जाएगा, क्या आएगा sin 60 √3/2। टेबल में भी देख सकते हैं sin 60 क्या होती है, √3/2। ऐसे ही cos 60 निकाल देंगे, cos 60 क्या होगा, b/h, ये बहुत, b/h, बेस क्या है x, हाइपोटेन्यूज 2x, x से x कट जाएगा 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 है, ठीक है। तो ऐसे करके tan 60 भी निकाल देंगे, निकाल दे रहे हैं। tan 60 क्या होता है, p/b, p क्या है √3x, b क्या है x, x से x कट गया √3, तो sin 60, cos 60, tan 60, ये तीनों एंगल आ गए ज्योमेट्रिकली। अब बात करते हैं 60 की, तो हो गई बात, जैसे यहाँ देखें 60 की तो बात हो गई, 30 की नहीं हुई। अब देखते हैं इसी ट्राइंगल में sin 30 क्या होगा। ये क्या होता है, ये जगह यहाँ पे क्या होता है, ये होता है थीटा, sin थीटा, थीटा की जगह ये 60 था और थीटा की जगह 30, मतलब अभी तो इधर तरफ की थीटा मान लेते, अब थीटा ऊपर ले गए, तो अब यहाँ पे आ गया थीटा, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे ना ले गए, यहाँ पे ले गए। यहाँ पे आने के थीटा का फायदा ये है कि ये वाला बेस कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, क्योंकि थीटा होता क्या है, पिछले लेक्चर से बहुत बार बता चुका हूँ, थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का एंगल। तो अगर थीटा यहाँ है तो बेस जाहिर सी बात ये है, और हाइपोटेन्यूज ये है, ऐसा कर सकते हैं, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। अब अगर थीटा ऊपर ले गए, यानी हम थीटा 30 को मान रहे हैं ना, थीटा 30 को मान रहे हैं, 30 निकालना है हमें, तो 30 पे ले गए, तो अब बेस ये होगा, इसे बेस कहेंगे, और परपेंडिकुलर ये होगा, क्योंकि थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। तो sin 30 हमें, sin थीटा क्या होता है, p/h, इस बार p क्या है, p है x, 30 के हिसाब से, इसे ऐसे करके देख सकते हैं ना ट्राइंगल, ये ऐसे करके बन जाएगा, ये समझ लो ऐसे करके उलट गया ट्राइंगल, तो अब 30 आ गया ये, और ये 60 आ गया, तो ये इसका ये उलट के ये ऐसे नीचे आ जाएगा, तो ये √3x, ऐसे ही समझ सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा समझने का बेहतर तरीका है, इसे ऐसे रिवर्स भी कर सकते हैं। वो ज़्यादा बेहतर तरीका है कि थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का एंगल, तो बेस ये हो जाएगा थीटा का, ये हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर होता है थीटा के सामने वाली साइड, तो थीटा के सामने वाली साइड ये है, थीटा के एडजेसेंट साइड ये है, और सामने वाली ये है, तो एडजेसेंट हो जाएगी बेस, सामने वाली होती है परपेंडिकुलर, तो इस बार परपेंडिकुलर ये होगी।
ये वाली, अगर इसे हम नाम दे दें बी डी और ये ए, तो इस बार परपेंडिकुलर होगी थीटा के सामने वाली, मतलब बी डी इस बार परपेंडिकुलर में आएगी, तो परपेंडिकुलर एक्स है, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा 2x, ये कट गया तो आ गया आंसर 1/2। कॉस साइन 30 हमें पता है 1/2 होता है। अब ऐसे ही कॉस 30 निकाल लेंगे, कॉस 30 क्या होता है b/h, बी क्या है हमारा इस बार बेस ही है, थीटा यहाँ है तो बेस ही होगा, तो ये जाएगा √3x, हाइपोटेन्यूज क्या है 2x, एक्स से एक्स कट गया जाएगा √3/2। सही है, ऐसे ही tan 30 निकाल लेंगे, तो ये 45 का भी हो गया, 30 का भी हो गया और 60 का भी हो गया। तो यही तीन पूछते हैं, और ये CBSE में आ भी चुका है, 2008 में भी आ चुका है, और रिसेंट में मेरे पास है नहीं रिसेंट डाटा, लेकिन ये है हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री ज्योमेट्रिकली, तो वही हमारा ये डेरिवेशन है पूरा, साइन 30 की वैल्यू निकालिए 1/2 निकाल के दिखाइए ट्राइंगल से। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है CBSE 2008 में, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 30 ज्योमेट्रिकली। तो यहाँ पे ये एंड होता है लेक्चर पूरा। अब इसके आगे जो आएगा लेक्चर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे होगा, ठीक है। उसके लास्ट में देखेंगे हम आइडेंटिटीज़, आइडेंटिटीज़ में ज़्यादा दिक्कत है, आइडेंटिटीज़ का थोड़ा बड़ा जाएगा। तो लेक्चर बड़े जा रहे हैं उसमें दिक्कत नहीं है कि लेक्चर थोड़े से बड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये लेक्चर जो है ना पूरा एक जो लेक्चर ये वाला भी, ये वाला जो हुआ है एक्सटर्नल बुक के हिसाब से ये पूरा एक चैप्टर है, तो इस वजह से इसके लेक्चर थोड़े बड़े जा रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। NCERT के हिसाब से भले ही एक एक्सरसाइज हो, लेकिन बाकी ये होता पूरा चैप्टर ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। अब जो आएगा वो आएगा उस पर ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम मानेंगे कि ये थीटा है तो अगला वाला 90 माइनस थीटा, जैसे ये 60 था तो 90 माइनस 60 30, ऊपर वाला 30 होगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वही है जो मैं बताते आ रहा हूँ शुरू से कि ये थीटा ऊपर चले जाएगा तो बेस ही वाला परपेंडिकुलर ही वाला, तो वही चीज़ है उसमें। अब पढ़ेंगे अगली बार।